सांस नहीं ले पाएगा, तो उसका मुंह खोल के देखना है कि उसके मुंह में कोई फॉरेन बॉडी है क्या। अगर कोई है तो वो निकालना है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन के लिए आप ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, है कि नहीं फॉरेन बॉडी। तो पहले वो देखना है कि उसके मुंह में कोई फॉरेन बॉडी है क्या, है तो वो निकालना है, यानी उसका एयरवे सिक्योर करना है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, अगर वो इस पोजीशन में है तो दूसरा चीज है उसका चीन जो है थोड़ा टील्ड करना है। तो वो कैसा है, उसके माथे पे 2 उंगलियां रखना है, एक उंगली से उसकी चीन जो है उसको ऐसा टील्ड करना है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जब ये नॉर्मल पोजीशन में रहता है तो उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाने में थोड़ा कॉम्प्रेस हो जाता है एयरवे। तो ये खुला करने के लिए उसको ये पोजीशन में उसको चीन टील्ड करना है उसे, है ना। तो उसका एयरवे आपने देखा है कि नहीं, यानी उसको सांस लेने में, रेस्पिरेशन लेने में कोई दिक्कत ना हो, उसका रेस्पिरेशन पहले सिक्योर कर लिया। फिर क्या देखना है कि वो बी फॉर ब्रीदिंग, वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कैसे पता चलेगा ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके नाक के पास 2 उंगलियां लेके जाना है, वो फील होता है कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। एक चीज तो वो है। दूसरी क्या है कि अगर वो सांस ले रहा है तो थोड़ा दूर से देखेंगे तो उसका चेस्ट अप एंड डाउन, तो उससे समझ आएंगे कि ये रेस्पिरेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर सी फॉर सर्कुलेशन, फिर सर्कुलेशन देखना है उसका। तो सर्कुलेशन देखने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कैसा देखेंगे सर्कुलेशन पेशेंट का शुरू है कि नहीं, तो उसकी पल्स चेक करेंगे। पल्स कैसे चेक करेंगे, सबको पता है कि अंगूठे के बीच यहाँ पे बेस पे रेडियल पल्स रहती है, सबको पता है कि नहीं। लेकिन अगर वो पेशेंट शॉक में है तो उसका बीपी अगर कम है तो उसकी ये पल्स लगेंगी नहीं आपको, भले ही उसका हार्ट काम कर रहा है लेकिन ये पल्स लगेगी। तो सबसे गारंटेड पल्स कौन सी है, कैरोटिड पल्स। तो कैरोटिड पल्स कहाँ पे रहती है, पेशेंट के दोनों साइड में, नेक के यहाँ पे कैरोटिड पल्स है दोनों साइड। लेकिन अपने को एक ही साइड से देखना है। ये जो 3 पल्स कैसे देखी जाती है, जो 3 उंगलियां है, 3 उंगलियों से पल्स देखी जाती है, रेडियल पल्स भी और कैरोटिड पल्स भी। तो उसकी जो पल्स है वो चेक करना है। आप सब चेक करो, आपको फील होती है आपकी पल्स, है ना। यहाँ पे पल्स रहती है। ये कैरोटिड जो आर्टरी रहती है उसका काम क्या रहता है, ब्लड सप्लाई हार्ट से ब्रेन को ले जाने का काम रहता है कैरोटिड पल्स का, है ना। तो ये सबसे गारंटेड पल्स रहती है। पल्सेस बहुत सारे तरह की रहती है बॉडी में, डॉर्सलिस, रेडियल और भी रहते हैं ब्रेकियल, लेकिन कैरोटिड ये पल्स सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो उसकी कैरोटिड पल्स चेक करना है कि कैरोटिड पल्स शुरू है कि उसकी, ठीक है। वो भी चेक किया, ABC। अगर उसका मानो वो ब्रीदिंग भी नहीं कर रहा है, उसकी पल्स भी नहीं लग रही है, पेशेंट की कैरोटिड पल्स भी नहीं लग रही है, ब्रीदिंग भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका हार्ट और उसका जो लंग्स है वो काम करना बंद कर दिया। तो इसके बाद में आता है डी फॉर डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर यानी पेशेंट को शॉक देना। तो अगर पेशेंट, अभी हम क्या करते हैं, अस्पताल में पेशेंट आए और हमारे सामने अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो तो डिफिब्रिलेटर रहता है अस्पताल, उसका कैलकुलेशन रहता है, उसको कितना एनर्जी देना है, पैड कहाँ पे लगाना है, वो सब मशीन रहती है। अब ये होगा अस्पताल में, लेकिन अगर आप कहीं पे भी, एयरपोर्ट में भी ये मशीन रहती है, ED, है ना, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे आपके ऑफिस में भी रहती है। तो यूज कैसे करते हैं, तो वो कंडीशन में फिर उसकी ब्रेथ नहीं चल रही है, पल्स नहीं लग रही है, तो उस कंडीशन में उसको शॉक देना है। अभी शॉकेबल जो कंडीशन है मेडिकल में, वो 2 ही कंडीशन है, हर एक पेशेंट को शॉक नहीं दे सकते। अभी क्या है, इमरजेंसी हमारे पास आता तो हम ECG करते हैं, ECG में अगर उसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया रहे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन रहे, जो बॉडी का ब्लड पंपिंग का काम है वो वेंट्रिकल से होता है कि नहीं, वेंट्रिकल में आता है, उससे ही फिर वेंट्रिकल से पंप होके पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का मतलब क्या है, टैकी यानी जोर से, वेंट्रिकुलर बहुत जोर से धड़ करता है। तो ज्यादा जोर से धड़ करने के कारण भी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड पूरे बॉडी में जाता है, रिलैक्सेशन होता है तो जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वेंट्रिकल में आता है और बाद में वो पंपिंग होता है। लेकिन वो इतनी जोर से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है कि वो ब्लड उसमें आने का टाइम ही उसको मिलता नहीं है, खाली वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करता है, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, है ना। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक दूसरी कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जो वेंट्रिकल है वो खाली ऐसे करते हैं, फिब्रिलेशन पूरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो जगह भी ऐसे करते हैं, तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन।
तो ये दो ही कंडीशन में पेशेंट को शॉक देते हैं। अभी अस्पताल में क्या है, हम ईसीजी करते तो हमको समझता है कि वेंटिलेटर क्या है, उसको पेशेंट की कंडीशन क्या है, लेकिन अभी आप लेमैन है तो कैसे समझेंगे उसको शॉक देंगे। तो इसके लिए है एईडी मशीन, उसका भी मैं आपको यूज बताऊंगा कैसा है। पहले मैंने बेसिक बताया है ना, इतना समझ आए सके। अभी सीपीआर पहले क्या किया है कि पेशेंट को सेफ जगह पे लेके आया, उसका असेसमेंट किया है ना। असेसमेंट करने के बाद एबीसीडी देखा, उसका एयरवे सिक्योर किया, ब्रीदिंग देखा है ना। ब्रीदिंग देखने के बाद सर्कुलेशन भी देखा कि उसका सर्कुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा। अगर दोनों चीजें नहीं हो तो फिर खाली शॉक नहीं देना है डी में। अगर उसका ब्रीदिंग और सर्कुलेशन नहीं है तो उसको तुरंत सीपीआर शुरू करना है कि नहीं। सीपीआर क्यों करना है कि जो हार्ट का काम रहता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, वो हार्ट काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसलिए अपने को चेस्ट कॉम्प्रेस करके हार्ट का काम करना है, इसलिए उसको सीपीआर देना है। और सीपीआर देते वक्त जो दूसरा आदमी आपके पास होगा, दूसरा आपको हेल्पर जो भी अवेलेबल है, वो एडी, अभी मैं एडी बताऊंगा, तो एडी मशीन लाके वो पैड लगा के फिर बाद में उसको शॉट देंगे। तो सीपीआर कैसा करना है, उसका भी एक रिदम है, उसका भी एक रेशो है, उसी इसमें उसको सीपीआर देना है। तो अभी आपने असेसमेंट कर लिया पेशेंट का। पेशेंट को फ्लैट सरफेस पे नीचे ही लेटाना है ना। नीचे लेटने के बाद जो भी आदमी सीपीआर देगा वो पेशेंट के राइट साइड में आएगा, क्योंकि हार्ट रहता है लेफ्ट साइड में। तो जो भी बंदा सीपीआर देगा वो राइट साइड में आएगा। अपनी जो लेफ्ट हैंड के फिंगर है वो राइट हैंड के फिंगर से लॉक करना है ना। लॉक करने के बाद सिर्फ ये जो पाम का भाग है इससे ही खाली सीपीआर देना है, पूरे हाथ से नहीं देना है सीपीआर, खाली इतने ही। चेस्ट कॉम्प्रेस करनी है तो यही भाग पूरा हार्ट के ऊपर लगाना है। तो कहाँ पे लगाना है सीपीआर, कहाँ पे देना है, तो अपना ये जो स्टर्नम बोन है सब चेक करो अपना। यहाँ पे स्टर्नम बोन एंड होता है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है ना। तो ये बोन जहाँ पे खत्म होता है उसके 2 फिंगर लेफ्ट साइड में अपने को जो पॉइंट आता है वहां पे सीपीआर समझ में है। जहाँ पे स्टर्नम बोन खत्म होता है, स्टर्नम बोन खत्म होता है वहां से 2 फिंगर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, वो पॉइंट पे सीपीआर करना है। और सीपीआर करना है तो कैसा करना है, जो भी बंदा सीपीआर देगा उसने अपना फिंगर लॉक किया है ना। फिर जो अपने कंधे हैं, दोनों कंधे आगे झुकाना है, क्योंकि जो हार्ट है अपना वो रिब्स के केज में रहता है। अभी ये डेमो है मैंने क्यों, तो इसमें थोड़ा ही प्रेस करेंगे तो प्रेस होता है, लेकिन जब एक्चुअल सीपीआर की बारी आती है तो बहुत ज्यादा ताकत प्रेशर लगता है कि नहीं। तो इसलिए अपने के बॉडी वेट का भी उसमें यूज करना है। हाथ स्ट्रेट रखना है और जो कंधे हैं दोनों पूरे ऊपर आना चाहिए। ऊपर आएंगे तो क्या होगा, कंधों का वजन अपने हाथों पे पड़ेगा और प्रेस होने में और मदद मिलेगी, है ना। तो पॉइंट देख लिया आपने। पॉइंट देखने के बाद दोनों जो हाथ है अपने एल्बो जॉइंट ये स्ट्रेट रहना है, ऐसा सीपीआर नहीं देना है। ऐसा सीपीआर देंगे तो पूरा जो आपका पावर है वो डिलीवर नहीं होगा और हार्ट पूरा कॉम्प्रेस नहीं होगा। इसलिए एल्बो स्ट्रेट रखना है, समझे। एल्बो स्ट्रेट रख के वो पॉइंट पे प्रेस करना है, पूरा कंधों का वजन अपने हाथों पे लाना है और प्रेस करना है। तो प्रेस करना है तो कितना प्रेस करना है, 1 मिनट में मिनिमम 100 टाइम्स हार्ट कॉम्प्रेस होना चाहिए। और खाली हार्ट कॉम्प्रेस नहीं करना है, अपना हार्ट भी प्रोटेक्ट करना है और उसका रेस्पिरेशन भी चलाना है। तो एवरी 30 साइकिल्स यू हैव टू गिव 2 ब्रीथ्स द पेशेंट। तो ब्रीथ देने के लिए क्या करना है, अगर आपके पास कोई रुमाल वगैरह हो या लेडीज वगैरह हो तो कोई ओढ़नी वगैरह हो तो उसको मुंह पे रखना है ना। और 30 बार सीपीआर देने के बाद जो भी बंदा, एक बंदा सीपीआर है, अगर दूसरा बंदा कोई खाली होगा तो उसको सांस देगा। तो क्या करेगा, उसके ऊपर रुमाल रखेगा, ये 2 नाकपुड़ी जो है उसका नाक बंद करेगा। उसके बाद जो बंदा सांस देगा वो पहले जोर से सांस लेगा और माउथ टू माउथ रुमाल उसके मुंह पे रख के उसको माउथ टू माउथ उसके मुंह में एयर ब्लो करना है जोर से। ऐसा कब करना है, आफ्टर एवरी 30 सीपीआर, 30 के बाद 2 साइकिल उसको ब्रीथ के देंगे। तो सीपीआर देने के बाद अगर आप 2-3 बंदे हो तो वो अल्टरनेट पोजीशन चेंज करते रहेंगे। जो बंदा सांस देगा
वो एक साइकिल यानी 1-2 मिनट से ज्यादा कर नहीं पाएगा आदमी सीपीआर जो प्रेस करेगा। अभी आपको कोई इसका प्रैक्टिस नहीं है तो 1-2 मिनट से ज्यादा कर नहीं पाएंगे। तो एवरी 1 or 2 मिनट यू हैव टू चेंज योर पोजीशन, है ना। तो उसका एयरवे भी देखा पहले, फिर उसको ब्रीदिंग भी किया है और उसको सीपीआर भी दिया है ना। तो ये तो कंटिन्यू करना है आपको। ये कब तक कंटिन्यू करना है पेशेंट को, सीपीआर कब तक देंगे आप, या उस आपके तरफ कोई मेडिकल टीम आती नहीं तब तक, या फिर आप पेशेंट को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल की इमरजेंसी रूम तक जाते नहीं तब तक उसको सीपीआर कंटिन्यू करना, समझे। अगर आपने बीच में 10 मिनट अगर मैं थक गया तो पेशेंट भी गया, है कि नहीं। तो सॉरी, तो उसको बीच में फिर डिफेक्ट भी करना है, शॉक भी देना है कि नहीं। तो शॉक देने में क्या करना है, ये है एईडी मशीन, है ना। सबने देखी है कभी, पहले फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आपके ओएससी में है एईडी मशीन, ये आपके ओएससी की मशीन है ना। तो ये मशीन है, ये आप जब भी ओपन करेंगे इसको तो ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है मशीन, है ना। ये आप पुल करेंगे तो मशीन शुरू हो गई। और ये आपको उसके से जो गाइडलाइन है वो फॉलो करना है, वो प्रॉम्प्ट करती है आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है।